नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने लार ग्रंथि के बारे में अपना टॉपिक चल रहा था, लार ग्रंथि पे छोड़ा था। लार ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ लिया था कि लार ग्रंथि से दो प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ, एक तरल पदार्थ। तरल पदार्थ जो है वो भोजन को गीला करने का काम करता है। श्लेष्मा पदार्थ होता है जो भोजन को चिकना बनाता है। इस आधार पर ग्रंथि तीन भागों में विभाजित होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरी अधोजम ग्रंथि, तीसरी अधोजिह्वा ग्रंथि। अगली ग्रंथि के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है अग्नाशय ग्रंथि। तो आइए अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। आमाशय के नीचे जो ग्रंथि पाई जाती है उसी को हम अग्नाशय ग्रंथि कह रहे हैं। हमने मानव पाचन तंत्र का जो चित्र बनाया उसमें अग्नाशय ग्रंथि देखते हैं। हमने जो डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में आमाशय के जस्ट नीचे जो ग्रंथि पाई जाती है, इस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अब यहां से चित्र से हम देख पा रहे हैं, ये अग्नाशय ग्रंथि से जो रस निकलेंगे वो छोटी आंत में जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इससे दो हार्मोन भी निकलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्रंथि रस का भी स्त्राव करती है और हार्मोन का भी स्त्राव करती है। यानी एक तरीके से ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये हार्मोन निकालती है, तो उन हार्मोनों के अपन नाम लिखते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, ये जब अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है तो ये कौन से पदार्थों का, कौन से हार्मोन का उत्सर्जन करती है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है जिससे इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्त्राव करती है। यानी जब ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है तो इसे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक इंसुलिन हार्मोन और दूसरा जो है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यह हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं। जो हार्मोन होता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, इनका काम होता है रक्त की जो शर्करा है, रक्त के अंदर जो शुगर की मात्रा है उसको नियंत्रित करना। यदि इंसुलिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रक्त की शर्करा बढ़ जाएगी, जिससे हम कहेंगे कि मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। और यदि इंसुलिन की बराबर मात्रा रहती है तो रक्त शर्करा या मधुमेह या डायबिटीज का रोग नहीं होता है। तो इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, जो कि मधुमेह और डायबिटीज के रोगियों को दिया जाता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये शर्करा के स्तर को कम करता है और ग्लूकेगॉन जो है शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। यानी ये दोनों शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं, ये कम करता है तो ये बढ़ाता है। तो इस हिसाब से दोनों बैलेंस में रहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसे निकलने वाले तरल पदार्थों की या पाचक रस के रूप में। तो जो एंजाइम पाए जाते हैं, इससे निकलने वाले एंजाइम इससे निकलने वाले एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन
वसा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, यानी कि इनसे जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट इनका पाचन कर देती है। अब इसके अलावा इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं और इन एंजाइमों का क्या काम होता है। तो आगे हम लेते हैं इसमें पाए जाने वाले एंजाइम। चलिए एंजाइम के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एंजाइम होता है एमिलेज। एमिलेज ये एमिलेज एंजाइम जो है, ये एमिलेज एंजाइम क्या काम करेगा, ये मुख्य रूप से स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। तो इसका एमिलेज का कार्य लिखेंगे, ये स्टार्च जो होता है भोजन के अंदर उसको किस में बदल देता है, माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का जो कार्य है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, एमिलेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। दूसरे एंजाइम की बात करें तो दूसरा है, एक तो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और एक एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम एक ही कार्य करते हैं और इनका काम होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। यानी इनका कार्य लिखेंगे हम, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देते हैं। ये जो प्रोटीन होती है वो एक जटिल श्रृंखला होती है और जो पेप्टाइड होती है वो एक सरल श्रृंखला होती है। तो जटिल श्रृंखला से सरल श्रृंखला में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन। तो प्रोटीन को किस में बदल देता है, ये पेप्टाइड में। कौन कौन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। आगे बात करते हैं, इनसे निकलता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। थर्ड नंबर पे आता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये क्या करेगा, ये पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देगा। जो यहाँ पर पेप्टाइड बना है उसको और सरल टुकड़ों में बदल देगा, अर्थात पेप्टाइड को किस में बदल देगा, एमिनो अम्ल में। अमीनो अम्ल। और ये सारा कार्य कहाँ होता है, ये होता है ग्रहणी में। छोटी आंत का जो स्टार्टिंग भाग होता है, शुरुआत का जो भाग होता है, वहां पर ये क्रिया होती है जहां पे पाचन सर्वाधिक होता है। अगली जो एंजाइम है अगला वो है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, वो वसा को वसीय अम्ल में बदल देगा। वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। लाइपेज का क्या काम होगा, वसा को वसीय अम्ल में बदलना। आगे बात करते हैं न्यूक्लियेजेज। तो न्यूक्लियेजेज क्या करेगा, ये डीएनए आरएनए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनमें कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में डीएनए आरएनए होता है।
तो डीएनए आरएनए को क्या करेगा, ये डीएनए आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इनका पूरा नाम है। तो डीएनए आरएनए को ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड में बदल देता। न्यूक्लियोजेज का क्या काम रहेगा, न्यूक्लियोजेज मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं यकृत ग्रंथि। तो थर्ड ग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले हमने लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ा, और अब जो थर्ड नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि या फिर लीवर। यकृत ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। यानी यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यकृत ग्रंथि से मुख्य रूप से बनता है पित्तरस। जो पित्तरस क्या करता है, छोटी आंत में जाकर वहां से भोजन को पचाने का कार्य करता है। ये रही हमारे पास डायग्राम। तो ये रहा यकृत। ये एक त्रिकोणाकार संरचना है, त्रिकोणाकार संरचना होती है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और पित्ताशय के अंदर, यकृत के अंदर छोटी छोटी अनेक यकृत पालिकाएं होती है। वो यकृत पालिकाएं क्या करती है, पित्तरस का निर्माण करती है। वो पित्तरस यहाँ पित्ताशय में आके एकत्रित हो जाता है। पित्ताशय एकत्रित होने के बाद में भोजन के पाचन के समय ये छोटी आंत में चला जाता है और एक ग्रहणी में आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भोजन के पचाने की क्रिया को ये नियंत्रित करता है। तो आइए पढ़ते हैं अब यकृत के बारे में। तो यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब इनके अंदर छोटी छोटी पाई जाती है अनेक सारी यकृत पालिकाएं। तो हम आगे इसके अंदर लिखेंगे, यकृत में अनेक सूक्ष्म यकृत पालिकाएं पाई जाती है जो पित्तरस का निर्माण करती है। पित्तरस का निर्माण करती है। अब ये जो पित्तरस बनता है ये कहाँ एकत्रित होता है, पित्ताशय में। तो लिखेंगे जो पित्ताशय में संचित होता है। जो पित्ताशय में क्या होता है, संचित होता है। और जब ये भोजन में पाचन की क्रिया होगी तो पित्ताशय तो होता हुआ कहाँ चला जाएगा, गृहिणी में चला जाएगा और भोजन का पाचन करेगा। जो गृहिणी में भोजन का पाचन करता है। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि यकृत ग्रंथि से जो पित्ताशय निकलता है उसमें मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम होता है और ये एंजाइम जो होता है ये क्या कार्य करता है। तो इसमें जो पित्तरस होता है या फिर इसका एंजाइम की बात करें तो जो लाइपेज एंजाइम होता है वो मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, आइए देखते हैं। वसा जो होती है, वसा
वसा को वसीय अम्ल में वसा को वसीय अम्ल में जो परिवर्तन करने का कार्य करता है वो कार्य करता है पित्तरस। और पित्तरस में कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज। पित्तरस या लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा को क्या कर देता है? वसीय अम्ल में बदल देता है। चलिए, हमने तीनों प्रकार की ग्रंथियों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। हमने लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया और यकृत ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। अब बात हो रही है एंजाइम की, तो हम कुछ एंजाइम जो कि हमारे आमाशय में बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे आमाशय में मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम बनते हैं, तो मैं उनको अलग से यहाँ पे हेडिंग बना के लिख देता हूँ। तो आमाशय में कौन कौन से एंजाइम बनते हैं? आमाशय में एंजाइम, देखिए आमाशय में जो एंजाइम बनते हैं, एक एंजाइम बनता है आपके पेप्सिन, दूसरा बनता है रेनिन। तो जो पहला है पेप्सिन, वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। अब प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? वो करता है पेप्सिन। चलिए, एक एंजाइम तो हो गया पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। दूसरे का नाम है रेनिन। रेनिन क्या करेगा? ये कैसिन को पैराकैसिन में बदल देता है। कैसिन को पैराकैसिन में बदलता है और ये काम करता है रेनिन। ये हो गया रेनिन। तो आमाशय में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम होता है आपके पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। ठीक है, चलिए अब आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, ये आपके सामने लिखा हुआ एमिलेज से लेके रेनिन तक, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एंजाइम की बात हो रही है तो अगला टॉपिक हम ले लेते हैं आंत्रिय रस। हमारे आंतों के अंदर कौन कौन से एंजाइमों का निर्माण होता है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो आंतरिक एंजाइम लिख देता हूं मैं। आंतरिक एंजाइम, तो हमारे आंतों में जो पाए जाने वाले एंजाइम हो वो होते हैं आंतरिक एंजाइम। कौन कौन से हैं? देखिए, एक एंजाइम जो पहला है वो है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का जो कार्य करता है वो करता है माल्टेज। माल्टेज का क्या काम है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। दूसरा होता है लैक्टेज। लैक्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है लैक्टेज। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला सुक्रेज, जो क्या करते हैं? सुक्रोज को
सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, वो है सुक्रेज। सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। फिर आता है लाइपेज, जो वसा को वसीय अम्ल में वसीय अम्ल में बदलने का कार्य जो करता है वो होता है लाइपेज का। और लास्ट लेते हैं न्यूक्लियेजेज, जो न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लियेजेज क्या करेगा, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदलने का काम कौन करता है, न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज काम क्या रहेगा, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदलना। तो यहां पर हमने तीनों प्रकार के एंजाइम पढ़ लिए हैं। आमाशय से बनने वाले एंजाइम, अग्नाशय से बनने वाले एंजाइम और आंतरिक रस से बनने वाले एंजाइम। अब जो यहाँ पर जो टॉपिक है ये लगभग यहाँ पर पाचन तंत्र समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी एक टॉपिक इसका रहता है, वो रहता है भोजन का पाचन की क्रियाविधि। यानी कि भोजन के पाचन की क्रियाविधि है, भोजन का किस प्रकार पाचन होता है। भोजन का पाचन। अब ये जो भोजन का पाचन है, इस क्रियाविधि को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस क्रियाविधि को हम चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले पाचन की क्रिया जो होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से। मुख में भोजन का छोटे टुकड़ों में यांत्रिक विदर द्वारा रूपांतरित हो जाता है। भोजन मुख में छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने के बाद में क्रमाकुंचन गति करता हुआ बोलस के रूप में आमाशय में पहुंचता है। यहाँ से क्रमाकुंचन गति मैंने पिछले अध्याय में, पिछले टॉपिक में आपको समझा दिया था। क्रमाकुंचन गति करता हुआ आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के अंदर पाई जाती ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, कोशिकाओं का नाम है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। ये ऑक्सेंटिक कोशिकाएं क्या करती है, आमाशय के अंदर HCl का निर्माण करती है। इसके अलावा श्लेष्मा ग्रंथियों से श्लेष्मा का निर्माण होता है। यहाँ पर भोजन अम्लीय हो जाता है और इसके अलावा पेप्सिन एंजाइम जो है वो यहाँ पर सक्रिय हो जाता है। और प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl के कारण पेप्सिन में बदल जाता है। यहाँ पर बनने वाला एंजाइम प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl से क्रिया करने के कारण पेप्सिन में बदल जाता है। और पेप्सिन में बदलने के बाद में ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। कुछ समय बाद भोजन के यहाँ रुकने के बाद भोजन चला जाता है छोटी आंत के ग्रहणी में। छोटी आंत की ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक मात्रा में पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का पाचन करने से जो पौष्टिक पदार्थ या अवयव अलग होते हैं वो आगे के भाग अग्र क्षुद्रांत और शुक्रांत में अवशोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ से अवशोषित होने वाले पदार्थ बड़ी आंत में जाते हैं और बड़ी आंत में अपचित भोजन में से जल और खनिज लवण उनका अवशोषण हो जाता है। जल और खनिज लवण का अवशोषण होने के बाद में अपचित भोजन जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो मलाशय में आके एकत्रित हो जाता है। मलाशय में पाई जाती है स्वेरणी पेशियां, जो कि मस्तिष्क का निर्देश मिलने पर स्वेरणी पेशियों के अंदर शिथिलन पैदा होता है और शिथिलन पैदा होने के कारण मलाशय से अपशिष्ट पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में यह पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, हमने पाचन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट पढ़ लिया है। आगे का जो टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।